हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स, और फिर अगर टाइम मिलता है तो हम लोग पढ़ेंगे इम्प्योरिटीज़ एंड सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज़, और पूरा उसके अंदर जो भी सिलेबस में आपके पूछा है वो सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो एक्यूरेसी क्या होता है? एक्यूरेसी रिफर्स टू हाउ क्लोज ए मेजर्ड वैल्यू इज टू दी ट्रू वैल्यू। कह रहे हैं एक्यूरेसी क्या है। आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिए। वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया है कि एरर क्या होता है, इसलिए कि ये जो टॉपिक है ये एरर आप जब पढ़ लेंगे उसके बाद जब पढ़ेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। ये चूंकि रिलेटेड है, ये एक्यूरेसी और प्रिसीजन सीधे सीधे एरर के साथ में, ठीक है ना। तो पहले आप फर्स्ट जो पार्ट है इसका वो पढ़ लीजिए, वहाँ पे एरर जाके पढ़ के आइए, तब इसको पढ़ेंगे, आपको बातें अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक। तो एक्यूरेसी क्या है? एक्यूरेसी रिफर्स टू हाउ क्लोज ए मेजर्ड वैल्यू इज टू दी ट्रू वैल्यू। ये कह रहे हैं कि एक्यूरेसी जो है वो ये बताता है कि जो हमारा मेजर्ड वैल्यू है वो हमारे ट्रू वैल्यू से कितना क्लोज है, ठीक है ना। हमारा जो क्या कहते हैं मेजर्ड वैल्यू है वो हमारे ट्रू वैल्यू से कितना क्लोज है, ये बताता है एक्यूरेसी, ठीक है ना। अब कहेंगे कि मेजर्ड वैल्यू क्या है, ट्रू वैल्यू क्या है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी बता दूं मैं कि जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कोई सब्सटेंस है, कोई भी चीज़ है, उसका जो असल वज़न है वो 1 किलो है, लेकिन मैं उसको जब वज़न कर रहा हूँ, मैं उसको तौल रहा हूँ, मैं उसको वे कर रहा हूँ, तो हमको जो वज़न मिल रहा है वो मिल रहा है कि समझ लिए 700 ग्राम या 800 ग्राम। तो जो हमको वज़न करने के बाद, मेज़र करने के बाद जो वैल्यू हमको मिल रही है, जो वज़न मिल रहा है, वो तो हो जाता है हमारा मेजर्ड वैल्यू, और जो हमको मालूम है जो उसका असल वज़न है वो होता है ट्रू वैल्यू। तो अब हमारे पास कोई सामान आया, उसको मैं वज़न कर रहा हूँ, तो मैंने उसको वज़न किया, ठीक है ना। मान लीजिए 2 बार 3 बार मैंने वज़न किया, उसका असल वेट था 10 kg, ठीक। उसका असल वेट कितना है? 10 kg। तो ये इसका हो गया क्या? ट्रू वैल्यू, ठीक है ना। अब मैंने उसको वज़न किया अपनी मशीन से, अपने तराजू से, तो उसका वज़न निकल के आया 9.5, ठीक है ना। एक बार मैंने किया फर्स्ट टाइम पे, जब फिर दोबारा मैंने किया तो उसका वज़न निकल के आया 9.4 सेकेंड टाइम पे, फिर मैंने उसको मेज़र किया तो उसका वज़न निकल के आया 9.8, ठीक है ना। तो अब ये तीनों वैल्यू देख रहे हैं, तो अब इसमें से कौन सा वैल्यू है, कौन सा इनमें तीनों में से वैल्यू है जो इसके ज़्यादा करीब है। तो आप भी कहेंगे कि ये इसमें क्या 500 ग्राम कम है, इसमें क्या है 600 ग्राम कम है इस तक पहुंचने तक, और इसमें सिर्फ 200 ग्राम कम है, तो ये वाला क्या है? ज़्यादा एक्यूरेट है। ये क्या है? ज़्यादा एक्यूरेट है। तो यही बताता है एक्यूरेसी, ठीक है ना। ये क्या बताता है? एक्यूरेसी हमको यही बताता है कि हमारा जो मेजर्ड वैल्यू है वो हमारे ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है। तो सिर्फ आप इतना याद रख लीजिए, हाउ मच एक्यूरेट, ठीक है ना। जो मैं मेजरिंग कर रहा हूँ वो मेरा मेजरमेंट कितना एक्यूरेट है, समझ में आ रही बात? या मैं बहुत ज़्यादा कहीं गड़बड़ी तो नहीं कर रहा हूँ। अब ये जो एक्यूरेसी है ये सीधे सीधे क्या कनेक्टेड है या डिपेंड करता है एरर के ऊपर, ठीक है ना। याद रखिएगा कि जो ये एक्यूरेसी है ये किस पे डिपेंड करता है? एरर के ऊपर। अगर मैं मेजरिंग करते वक्त कोई भी एरर नहीं कर रहा हूं तो फिर क्या है? हमारा जो वजन आएगा वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। मेरी मशीन भी सही है, ठीक है ना। मैं वजन जो कर रहा हूं वो बिल्कुल सही से कर रहा हूं, तो हम जब उसको वजन करेंगे तो वजन कितना आएगा? बिल्कुल 10 का 10 आएगा, इसलिए कि मैं कोई एरर कर नहीं रहा हूं, मेरी मशीन बिल्कुल सही है, सब कुछ एकदम फिट है, तो एकदम एक्यूरेट आएगा। लेकिन अगर मैं कोई एरर कर रहा हूँ, छोटा मोटा एरर कर रहा हूँ, या मशीन में कोई दिक्कत है, आपने पढ़े बहुत सारे अलग अलग तरीके एरर के, तो उनमें से कोई भी एरर अगर पाएगा तो फिर क्या है? हमारा मेजरमेंट गलत होगा। अब जितना बड़ा एरर होगा उतना बड़ा क्या होगा? मेजरमेंट में डिफरेंस आएगा, ठीक है ना। ट्रू वैल्यू से उतना ज़्यादा दूर वो वजन हमको मिलेगा। समझ में आ रही बात? तो ये जो आपका एक्यूरेसी है ना, ये कनेक्टेड है आपके एरर के साथ में। ये इसको मिला के जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये एक्यूरेसी क्यों दिया है आपके सिलेबस के अंदर। तो ये किससे कनेक्टेड है? आपके एरर से कनेक्टेड है, ठीक है ना। और जो दूसरा है वो है प्रिसीजन। क्या है? प्रिसीजन। तो प्रिसीजन क्या बताता है हमको? तो प्रिसीजन रिफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ 2 और मोर मेजरमेंट टू ईच अदर इवन इफ द मेजरमेंट्स आर नॉट नियर टू द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या है आपको समझ में आ गया? फॉर एग्जांपल 10 cm ले रहे हैं, ठीक है ना। 10 kg का कोई सामान है हमारे पास, अब मैं वजन कर रहा हूं, तो एक बार इसका वजन आया मान लीजिए
9.5, दूसरी बार मैंने किया तो वज़न आया 9.4, तीसरी बार किया तो आया 9.3, चौथी बार किया तो फिर आया 9.4, पांचवी बार किया तो फिर आया 9.4। ये कई सारे मतलब आपको वैल्यू दिख रहे हैं ना। अब इसमें देखिए कि ये जो है वो भी सेम आया, यहाँ पे भी सेम आया, यहाँ पे भी सेम आया। तो ये जो हमारा मेजरमेंट है, ये तीनों जो हैं ये क्या है, प्रिसाइज है। ये वाला जो वैल्यू है ना ये ज़्यादा प्रिसाइज है, इसलिए कि हम जब वजन कर रहे हैं तो यही बार बार आ रहा है। और दूसरी बात इसमें ये भी कहा गया है कि इवन इफ द मेजरमेंट आर नॉट नियर टू द ट्रू वैल्यू, चाहे अगरचे जो हम वजन कर रहे हैं वो ट्रू वैल्यू के करीब हो या न हो, उससे हमको मतलब नहीं है, ठीक है ना। प्रिसीजन में ये नहीं देखा जाता है कि जो हमारा क्या कहते हैं जो मेजरमेंट है वो ट्रू वैल्यू के करीब है या नहीं है, वो एक्यूरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इससे मतलब नहीं है। बल्कि हम जो वजन कर रहे हैं बार बार कर रहे हैं तो उसमें से कौन सा ऐसा मतलब क्या कहते हैं मेजरमेंट है या कौन सी वैल्यू है जो बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है ना। क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, उसी को बोलते हैं रिप्रोड्यूसिबिलिटी, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं, बार बार रिपीट होना। ये वाला नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, 3 बार आ गया, तो ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं रिप्रोड्यूसिबिलिटी। और ये जो प्रिसीजन है वो हमको क्या बताता है, इंडिकेट द डिग्री ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी, ठीक है ना। ये यानी किसी ये जो नंबर रिपीट हो रहे हैं वो कितने डिग्री तक यानी कितना ज़्यादा कितनी बार वो रिपीट हो रहे हैं उसको बताता है हमारा प्रिसीजन, ठीक है ना। अब यही सारी चीज़ें मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे दे के आपको बताया है, उसी को मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल से समझाया है। मैं कुछ चीज़ों को इसमें पढ़ता नहीं हूँ, छोड़ देता हूँ, इसलिए कि मैं उसको आपको वैसे ही ओरली बता देता हूँ, तो उसमें अब टाइम मैं वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है ना। अब एक चीज़ यहाँ पे और लिखा हुआ नोट, सम बुक्स सेज दैट प्रिसीजन इज रिलेटेड टू द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ध्यान दीजिएगा, कुछ बुक्स हैं जिसमें ये लिखा गया है, ये कहा गया है कि प्रिसीजन का मतलब ये नहीं है, बल्कि वो ये कहते हैं कि प्रिसीजन का मतलब ये प्रिसीजन जो है वो इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है। किससे है, इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है कि हाउ, ये लिस्ट नहीं है, हाउ लिस्ट, क्या है, लिस्ट LEAST, ठीक है ना, हाउ लिस्ट काउंट इट कैन मेजर। अब जैसे आपने देखा, इसका क्या मतलब है कि जो मेजरमेंट हमारे पास जो मशीनें हैं, जो हमारे पास तराजू हैं, वो कितने कम तक, वो कितने क्या है, हाउ लिस्ट काउंट मतलब कितने कम लेवल तक उतर के वो चीज़ों को क्या है तौल सकती हैं। इसको यहाँ एग्जांपल से समझिए कि मान लीजिए आपके पास 3 मशीनें हैं, ठीक है ना। एक मशीन ऐसी मशीन मतलब वजन करने वाली मशीन, तराजू, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि एक नॉर्मल मशीन है जो कि मतलब 1 ग्राम को तौल नहीं सकती है, उसके आपके पास क्या उसमें बटखरे जो हैं, या बड़ी मशीन है तो उसमें क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास आधा किलो का बटखरा है, ठीक है ना, वेट जिसको बटखरा है, आपके पास आधा किलो का बटखरा है, 1 किलो का है, 50 ग्राम का है, 100 ग्राम का है, आपके पास 10 ग्राम का है, 15 ग्राम का है, 5 ग्राम का है, लेकिन आपके पास 1 ग्राम का है ही नहीं, आधा ग्राम का है ही नहीं। लेकिन अब मान लीजिए मैं कोई चीज़ उससे तौल रहा हूँ तो आधा ग्राम या 1 ग्राम या 3 ग्राम 4 ग्राम कम ज़्यादा होगा तो मशीन हमको बता ही नहीं पाएगी, क्योंकि हमारे पास उसको नापने के लिए कोई सिस्टम ही नहीं है। एक मशीन आपके पास ऐसी है दूसरी जो कि मतलब उस ग्राम को भी नाप पा रही है, यानी अगर ग्राम में भी कमी ज़्यादती हो रही तो बता दे रहा है, जैसे कि आजकल मशीनें चल रही डिजिटल वाली, 1 ग्राम भी ज़्यादा होता है तो बता देता है। लेकिन अगर उसमें मान लीजिए हमने ग्राम को भी तोड़ दिया, मिलीग्राम कर दिया, ठीक है ना, अब उसमें कमी ज़्यादती हो रही तो वो मशीन भी नहीं बता पा रही है। तीसरी मशीन हमारे पास ऐसी है जो माइक्रोग्राम को भी क्या है मेज़र कर रही है, माइक्रोग्राम में भी अगर कमी ज़्यादती हो रही है, आगे पीछे हो रहा है, उसको भी बता दे रही है, ठीक है ना। तो अब ये बताइए कि इन तीनों मशीनों में कौन सी मशीन हमको ज़्यादा अच्छा मतलब रिजल्ट देगी, कि बिल्कुल मतलब हम जो वज़न कर रहे हैं बिल्कुल एक्यूरेट बताए। तो जाहिर सी बात है जो मतलब हमारे माइक्रोग्राम को भी वज़न कर रही है वो हमको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगी। तो ये कह रहे हैं कि ये हमारा ये जो प्रिसीजन है वो क्या कहते हैं मतलब ये इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है ना, कि हम कै बार उसको मतलब नाप रहे हैं, कै बार मतलब वज़न कर रहे हैं, बल्कि वो रिलेटेड हमारे मशीनों से कि हमारी मशीन कितना लीस्ट काउंट को यानी कितने नीचे के नंबर को जाके वो क्या कर पा रही है, वज़न कर पा रही है। तो अगर जो सबसे ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं अच्छे से सबसे लीस्ट काउंट तक जाके वो मेज़र कर रही है वो मशीन हमारी क्या है, सबसे ज़्यादा प्रिसाइज है। होप कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया पूरा आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, इसलिए कि आपको यहाँ से बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं।
भी मैं पहले आपको ये पूरा सिलेबस पढ़ा दूंगा, उसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी दूंगा। और वो क्वेश्चन आंसर ऐसे नहीं कि कहीं से उठा के दे दिया, बल्कि जो पिछले सालों में 5 सालों में 10 सालों में जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं उसमें से मैं 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन निकाल के देता हूँ जो एग्जाम पे सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को प्रिपेयर करके आराम से पास हो जाते हैं। लेकिन मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उस पर डिपेंड होकर बैठिए, पहले आप पूरा सिलेबस पढ़िए। पूरा सिलेबस पढ़ेंगे आप आराम से टेंशन फ्री रहेंगे, एग्जाम की टेंशन नहीं होगी। और अगर आपको एग्जिट एग्जाम देना है तो अगर पूरा सिलेबस पढ़ते हैं तो आपको एग्जिट एग्जाम के बारे में भी लेके आप परेशान नहीं होंगे, समझ रहे ना। लेकिन अगर आप ढंग से पढ़ेंगे नहीं, टाइम पास करेंगे, तो फिर एग्जिट एग्जाम का भी आपको एक प्रेशर रहेगा, टेंशन रहेगा, अरे यार एग्जाम देना है, एग्जिट एग्जाम देना है, ठीक है ना। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। उसके अलावा आपको क्वेश्चन पेपर भी मैं प्रोवाइड करता हूँ। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने डाल रखा है। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आप डिस्क्रिप्शन में जाके पा सकते हैं, वहां से आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और अलग अलग स्टेट के, ठीक है ना, और प्रीवियस जितना हमारे पास है उतना मैं डाल देता हूं टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है ना। अलग अलग स्टेट के भी अलग अलग क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हैं। पिछले साल मैंने 3-4 ही डाले थे, और लेकिन सेकेंड ईयर के मैंने कई सारे डाल दिए थे। इस बार फर्स्ट ईयर को मैं बहुत सारे उसके क्वेश्चन पेपर डालूंगा। हो सकता है कि आपके यहाँ एग्जाम शुरू ना हुआ उससे पहले आपको 2-3 क्वेश्चन पेपर मिल जाए, तो आपको एक मतलब अंदाजा हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। और ये जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ये भी ना आपके किसी न किसी हद तक जो आपका एरर है उसी से रिलेटेड है, ठीक है ना। अभी आप इसको हम करके दिखाएंगे कि कैसे ये क्या है, मतलब हमारे उससे रिलेटेड है, ठीक है ना। ये फालतू में नहीं दिया गया है यहाँ पे। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम लोग सिग्निफिकेंट डिजिट्स भी बोलते हैं। ये कह रहे हैं कि आर द डिजिट्स इन ए न्यूमेरिकल वैल्यू दैट हेल्प्स टू गेट ए प्रिसाइज आंसर ड्यूरिंग राउंडिंग ऑफ डिजिट्स और इन कैलकुलेटिंग द मेजर्ड रिजल्ट्स। अब इतने को ना पूरा समझाने के लिए मुझे कम से कम 2-3 पेज या पीपीटी में आपको पूरा समझाना पड़ेगा ये, ठीक है ना। हमारे साथ बने रहिए। जितने भी इसमें डाउट्स हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे इस लेक्चर को लेने के बाद सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड। एक बात और मैं बता दूं कि मेरी ना कैलकुलेशन और मैथ बहुत ज़्यादा वीक है, इसलिए अगर कैलकुलेशन करने में मैं गड़बड़ी करूं तो उसके लिए मैं पहले ही एडवांस में आपको सॉरी बोल रहा हूं, ठीक है ना। परेशान ना करिएगा कमेंट कर करके, ठीक। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? ये कह रहे हैं कुछ डिजिट्स होते हैं जो न्यूमेरिकल वैल्यू में होते हैं, ठीक है ना। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब जैसे कि लिखा जाता है 3, 4, 5, 6, 8, 10 जो भी है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू में होते हैं जो डिजिट्स, ठीक है ना। ये वो होते हैं हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। और ये क्या करते हैं? हेल्प्स टू गेट प्रिसाइज आंसर। हमको ये क्या है, बिल्कुल सटीक और प्रिसाइज आंसर देने में, या आप ये भी कह सकते हैं कि एक्यूरेट आंसर देने में हमको ये हेल्प करते हैं। कब? जब हम लोग राउंडिंग ऑफ करते हैं डिजिट्स को। जब हम लोग डिजिट्स को राउंडिंग ऑफ करते हैं तब। ये राउंडिंग ऑफ क्या है इसको मैं आगे बताने वाला हूँ, ठीक है ना। वहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आएगी। सिर्फ इतना समझिए कि जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है, ठीक है ना। अब ये कहा कि इसको 2 डिजिट्स तक आपको क्या करना है, या 3 डिजिट्स तक आपको इसको राउंड ऑफ करना है। मान लीजिए, ठीक है, उसने कहा कि आपको 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, तो पहले तो आपको देखना पड़ता है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं कितने नहीं हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे 3 डिजिट हो गए, यहाँ तक राउंड ऑफ करना है। तो अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे? 1.23 लिखेंगे या क्या लिखेंगे? तो आप पूरा जब पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको लिखेंगे 1.24, ठीक है ना, 1.24 लिखेंगे, इसलिए कि सिग्निफिकेंट के बहुत सारे रूल्स हैं। वो सारे रूल्स पढ़ने के बाद आपको भी समझ में आ जाएगा। ये 3 डिजिट तक हो गए और राउंड ऑफ भी हो गया, ठीक है ना। तो अब ये कैसे होता है, क्या होता है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो एक तो ये हमको क्या बताते हैं, राउंडिंग ऑफ करने में हमको ये सही आंसर समझने में ये हमारी हेल्प करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने समझा, ऐसे ही क्या है, कैलकुलेटिंग द मेजर्ड रिजल्ट्स किया। ऐसे मान लीजिए आपके पास कोई नंबर्स हैं, उनको आपने कैलकुलेट किया, जैसे कि 1.23 है, ठीक है ना, 1.2 है, 0.2 है। आपने इनको कैलकुलेट किया, जो भी इसका आंसर आया, ठीक है ना। तो उसको आंसर आने के बाद हम उसको राउंड ऑफ करके लिखते हैं। डेसिमल में है ना, तो उसको हम लोग राउंड ऑफ करके लिखते हैं। तो उसको कैसे लिखा जाएगा? मल्टीप्लिकेशन है तो कैसे लिखेंगे? सब्सट्रैक्शन और एडिशन है, यानी जोड़ घटाना है तो कैसे लिखेंगे? डिवीजन है तो कैसे लिखेंगे? ये इनके मल्टीप्लिकेशन के और डिवीजन के एक सेम रूल है। और क्या कहते हैं, एडिशन के और सब्सट्रैक्शन के
सेम रूल है नहीं, ठीक है ना, उनके अलग हैं और इन दोनों के क्या हैं, अलग हैं। तो उसको कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ों को आप सीखने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि ये भी हम, इसमें भी हमको ये क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स जब हम पढ़ते हैं तो इसमें भी हमको ये हेल्प करते हैं। और क्या, सिग्निफिकेंट फिगर्स हेल्प्स टू नो हाउ मेनी डिजिट्स विल बी काउंट एंड विच डिजिट्स विल नॉट बी काउंट। तो सिग्निफिकेंट हमको क्या बताते हैं कि कौन से काउंट हमको क्या करना है, कौन से डिजिट हमको काउंट करना है और कौन से डिजिट को हमको काउंट नहीं करना है, ठीक है ना। अब इसको एग्जाम्पल से समझिए। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू ऐड 3.43 एंड 3.1, इसको हमको क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना है, ठीक है ना। हमने यहाँ पे लिख रखा है, पहले ही जोड़ रखा है, तो इसका आंसर आया 6.53, ठीक है ना। लेकिन ये सही आंसर नहीं है, ये आ तो रहा है लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखा जाएगा, बल्कि राइट आंसर क्या है, 6.5 लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे, 6.5 ही लिखेंगे सिर्फ। समझ में आ रही बात। अब ये क्यों लिखेंगे, ये सारी चीज़ें आगे आप धीरे धीरे समझने वाले हैं, लेकिन ये सिर्फ मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। अब इस सबसे पहले कि हम लोग रूल वगैरह समझें कि कैसे इसको करेंगे नहीं करेंगे, पहले आपके लिए समझना ये ज़रूरी है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन कौन से हैं, उसके क्या रूल्स हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये एक क्या कहते हैं नंबर है, ठीक है ना। अब इसमें कौन कौन से जो क्या कहते हैं डिजिट है जो सिग्निफिकेंट हैं, या हमारे पास एक नंबर ये है, या हमारे पास ये नंबर है, ठीक है ना। अलग अलग नंबर हो सकते हैं हमारे पास, क्या कहते हैं, एक नंबर ये है। तो इसमें कौन कौन से सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, या एक नंबर हमारे पास ये हो सकता है। तो इसमें कौन कौन से सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, ये सब समझने के लिए आपको ये रूल्स समझने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो क्या कहता है रूल नंबर हमारा फर्स्ट क्या कहता है, नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जो भी डिजिट्स हैं जो नॉन जीरो यानी जीरो के अलावा हैं, वो सब क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट हैं। अब इस वाले में देखिए, तो ये भी क्या है, जीरो नहीं है, तो ये भी क्या सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, ठीक है ना। तो ये रूल ये बताता है हमको। दूसरा क्या है, एनी जीरो बिटवीन सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट। ये कह रहे हैं कोई भी जीरो जो कि सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में आ रहा है या डिजिट्स के बीच में आ रहा है, तो वो भी क्या हो जाएगा, हमारा सिग्निफिकेंट हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये बीच में आ रहा है तो ये भी सिग्निफिकेंट है, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, अब सिग्निफिकेंट है, इसलिए कि ये क्या है, सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में आ रहे हैं, तो ये भी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट किए जाएंगे, ठीक। उसके बाद क्या है, लीडिंग जीरोज। लीडिंग जीरोज मतलब जो इनिशियल है, जो शुरू में आते हैं जीरो, ठीक है ना। तो जो शुरू में आने वाले जीरो हैं, यानी क्या कहते हैं, जो मतलब लेफ्ट साइड ऑफ नॉन जीरोज, ठीक है ना, लेफ्ट साइड ऑफ नॉन जीरोज जो क्या कहते हैं डिजिट्स हैं, तो वो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। पहला तो ऊपर वाले जो आपने पढ़े वो दोनों सिग्निफिकेंट होते हैं, लेकिन अब ये जो पढ़ रहा है आप, ये सिग्निफिकेंट नहीं होता है। क्या क्या मतलब है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है एग्जांपल, ये कह रहा है जो शुरू में आ रहे हैं जीरो, ठीक है ना, क्या कहते हैं, जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, वो सॉरी जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, उनके जो लेफ्ट साइड में, ये तो राइट साइड हो गया, जो लेफ्ट साइड में या जो शुरू में जीरो आ रहे हैं उससे पहले कोई भी सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं है, तो ये जीरो भी क्या है, नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। तो अब इस वाले में सिर्फ दो ही सिग्निफिकेंट है, कौन कौन सा, 5 और 6। उसके बाद है आपका चौथा रूल, ट्रेलिंग जीरोज। ट्रेलिंग जीरो मतलब जो बाद में आते हैं, ठीक है ना। ट्रेलिंग जीरोज एंडिंग जीरोज इन ए डेसिमल नंबर, याद रखिएगा, इन ए डेसिमल नंबर आर सिग्निफिकेंट। ये कह रहे हैं ट्रेलिंग जीरोज यानी जो लास्ट में आने वाले जीरो हैं वो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं डेसिमल के बाद जो होते हैं, ठीक है ना, जो डेसिमल के बाद होते हैं, ठीक है ना, वो क्या होंगे हमारे, वो सिग्निफिकेंट होंगे। अब जैसे इसमें ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, यहाँ पे डेसिमल आ गया, फिर ये भी सिग्निफिकेंट है, और ये जो दो जीरो हैं ये भी सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है ना। उसके बाद आता है ट्रेलिंग जीरोज इन ए नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट रिमेन अनक्लियर। ये कह रहे हैं कि जो ट्रेलिंग जीरोज हैं, जैसे कि इसमें है, ठीक है ना, ये बाद में आने वाले, लास्ट में आने वाले जो जीरो हैं, वो कह रहे हैं कि अगर वो विदाउट क्या कहते हैं डेसिमल पॉइंट के, जैसे इसमें डेसिमल पॉइंट है, इसमें आपको कहीं डेसिमल पॉइंट नहीं दिख रहा है, तो अब ये जो दो जीरो हैं ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है, ये अनक्लियर होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, अनक्लियर होता है, ठीक है ना। इसके बारे में हमको क्लियर नहीं होता, हाँ ये कि कोई चीज़ ऐसी उसके साथ में मिला दी जाए तब वो क्लियर हो पाता है, ठीक है ना। इसमें क्लियर क्या नहीं होता है कि ये एक्यूरेट है या राउंड ऑफ है, ठीक है ना, ये पता नहीं चलता है कि इसमें राउंड ऑफ किया गया है या नहीं किया गया।
लेकिन इसमें आप देखिए जैसे कि ये 100 है तो यहाँ पे डेसिमल लगा दिया हमने, लिखा इसमें 100 या कुछ भी लिखा 200 लिखा, ये क्या है, ये ट्रेलिंग जीरोज हैं, लेकिन हमने यहाँ पे डेसिमल लगा दिया। तो अब ये जो है ना ये भी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट का मतलब क्या कहते हैं, कंसीडर किए जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया ये रूल्स वगैरह। अब हम लोग आते हैं राउंडिंग ऑफ पे, जो असल हमको पढ़ना है इसमें। ठीक है ना, वो सारी चीज़ें तो आपको समझाया गया कि राउंडिंग ऑफ कैसे करेंगे। अब ये राउंडिंग ऑफ डिजिट्स क्या होता है, राउंडिंग ऑफ पहले ये समझिए। तो राउंडिंग ऑफ, यहाँ पे डबल एफ रहेगा, ठीक है ना। राउंडिंग ऑफ डिजिट्स इज ए प्रोसेस फॉर रेड्यूसिंग द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इन ए न्यूमेरिकल वैल्यू। कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए ये है, तो ये कह रहे हैं कि राउंडिंग ऑफ क्या है, तो इसमें हम लोग रेड्यूस करते हैं नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। ठीक है ना, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस को हम लोग रेड्यूस करते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे कि इसको कहा कि 2 डिजिट तक इसको क्या करना है, आपको राउंड ऑफ करना है। तो ये सारे जो है ना इधर वाले 3 डिजिट इसको हटा देंगे, ठीक है ना, 2 डिजिट तक आ जाएगा ये। तो ये होता है राउंडिंग ऑफ, ठीक है ना। अब इसमें आपको एक यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन समझ लीजिए, राउंड ऑफ 3.43 एंड 3.67 टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर। 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक इनको क्या करना, राउंड ऑफ करना है, ठीक है ना। तो पहले इसको यहाँ पे देखिए, फिर इसके रोल भी आपको बताता चलूँगा साथ साथ में, ठीक है ना। तो इसको हमने राउंड ऑफ किया 3.43 को, तो क्या लिखा हमने, राउंड 2 डिजिट तक करना है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो 1 2 3, ठीक है ना। अब आपको सिग्निफिकेंट डिजिट से याद हो जाना चाहिए कि कौन कौन से सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, पीछे मैंने आपको दिखाया, ठीक है ना। तो इसमें क्या कहते हैं, एक सिग्निफिकेंट फिगर ये है, एक सिग्निफिकेंट डिजिट ये है, एक ये है, 3 है। कितने इसमें, 3 है। और हमको करना कहाँ तक है, 2 डिजिट तक करना है। तो ये 1 और 2 जब गिनेंगे हम लोग डिजिट, तो इधर से नहीं गिनेंगे बल्कि इधर से गिनेंगे, ठीक है ना, 1 और 2। तो यहाँ तक हमको राउंड ऑफ करना है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 3.4 लिखेंगे या 3.5 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 3.4। क्यों लिखेंगे, इसलिए कि ये कह रहे हैं कि जो लास्ट नंबर है जहाँ तक हमको राउंड ऑफ करना है, अगर वो स्मॉलर देन 5 है, अगर वो क्या है, स्मॉलर देन 5 है, हम बात कर रहे हैं इस 3 की, ठीक है ना, यहाँ तक तो हमको राउंड ऑफ करना है। उसके बाद, ठीक है ना, उसके बाद जो नंबर है जिसको जहाँ से हम लोग हटा रहे हैं, ठीक है ना, जहाँ तक हमको राउंड ऑफ करना है, तो इसके बाद जितना हमको करना है, उसके बाद जो नंबर है उसको हम लोग देखेंगे, अगर वो 5 से छोटा है, ठीक है ना, स्मॉलर देन 5, अगर वो 5 से छोटा है, कि जैसा है वैसा ही लिख देंगे। जैसा है वैसा ही लिखने का मतलब 1 2, ठीक है ना, 2 डिजिट तक हम ऐसे ही सीधे सीधे उतार देंगे, सिर्फ इसको गायब कर देंगे, इसलिए कि हमको 2 डिजिट तक इसको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है, ठीक। लेकिन अगर कह रहे हैं कि एंड इंक्रीज 1 इफ ग्रेटर देन 5, लेकिन अगर क्या कहते हैं जो लास्ट वाला नंबर है ये क्या कहते हैं 5 से बड़ा है, ठीक है ना, क्या है, 5 से बड़ा है, ग्रेटर देन 5 है, तो हम लोग उसमें क्या करेंगे, 1 बढ़ा देंगे। जैसा कि इसमें आप देख पा रहे होंगे 2 डिजिट तक हमको क्या करना है, इसको क्या कहते हैं, राउंड ऑफ करना है। तो यहाँ तक तो हमको करना है। इसके बाद जो ये नंबर है, अगर ये 5 से बड़ा है, तो जब इसको हटाएंगे तो 1 इसमें जोड़ देंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 3.7 कर दिया इसको। तो ये आपको समझ में आ गया कि जहाँ तक हमको राउंड ऑफ करना है, मान लीजिए ये है हमारे पास, ये 5 है, ठीक, उसके बाद यहाँ पे 3 है या 2 है, जो भी है, ठीक। ये कह रहे हैं कि हमको यहाँ तक तो राउंड ऑफ करना है 2 डिजिट तक। अब ये कह रहे हैं कि जब हम इनको हटाएंगे तो देखेंगे ये वाला जो नंबर है, अगर ये 5 से छोटा है, अगर ये 5 से छोटा है, तो इनको हम ऐसे ही लिख देंगे सेम, ठीक है ना, कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही पूरा उतार देंगे। लेकिन अगर ये 5 से बड़ा है, मान लीजिए यहाँ पे ये 8 हो गया, ठीक, अगर ये 8 हो गया, तो अब इसको ऐसे ही नहीं उतारेंगे, बल्कि इसमें से एक समझ लीजिए, इसमें एक और हम बढ़ा देंगे, ठीक है ना, इसमें क्या करेंगे, एक और बढ़ा देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 2.6, इसको लिखेंगे हम, ठीक है ना, ये इसमें बताया गया है, ठीक। अब दूसरा एक और रूल देखते हैं, इसको मिटा दूं, यहाँ से कंफ्यूजन होगा आपको। ये कह रहे हैं कि इफ द नंबर इज 5, अगर वो नंबर खुद, जैसे कि ये है, अगर ये जिसको हम लोग हटा रहे हैं, अगर ये खुद ही क्या है 5 है, ठीक है ना, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, हमको 2 डिजिट तक करना है, हम यहाँ पे 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करने की बात कर रहे हैं, 3 नहीं, ठीक है ना, 2, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तक तो हमको करना है। ये कह रहे हैं अगर वो नंबर जहाँ तक हमको राउंड ऑफ करना है, इधर वाले राउंड ऑफ करना है, तो ये कह रहे हैं अगर ये खुद 5 हो, तो क्या करेंगे, वी सी दैट इफ देयर एनी अदर डिजिट आफ्टर 5, तो हम लोग देखेंगे कि क्या 5 के बाद भी कोई डिजिट है या नहीं है, ठीक है ना।
5 के बाद भी कोई डिजिट है या नहीं है, एक्सेप्ट जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। 5 के बाद कोई डिजिट है या नहीं है, जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो होगा तो क्या करेंगे वो आगे अभी देखना हमको, ठीक है ना। तो जीरो अगर नहीं है, ठीक है ना, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर 5 के बाद कोई भी डिजिट है तो क्या करेंगे, इफ यस इंक्रीज 1, अगर कोई डिजिट है तो हम लोग क्या करेंगे, एक बढ़ा देंगे जब इसको राउंड ऑफ करेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहेंगे 3.2 है, इसको राउंड ऑफ करना है तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, आंसर 3.3, इसलिए कि यहाँ पे 5 है और 5 के बाद क्या है, कोई भी डिजिट है यहाँ पे, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक है ना, कोई भी डिजिट है अगर 5 के बाद में, ठीक है ना। यहाँ तक तो हमको राउंड ऑफ करना है, यहाँ पे 5 है और 5 के बाद में अगर कोई डिजिट है तब हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक और बढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो 3.2 नहीं लिखेंगे, अब 3.3 लिखेंगे, ठीक है ना। इसके और एक भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, यहाँ पे दूंगा नहीं, टाइम बहुत सारा आपका लग जाएगा, ठीक। और इसमें देखिए 3.259, ठीक है ना। तो इसमें भी सेम वही एग्जांपल है कि हमको 2 डिजिट तक करना है और उसके बाद यहाँ पे 5 है, कह रहे हैं 5 के बाद अगर कोई नंबर है तो हम इसमें एक और बढ़ा के लिखेंगे, इसलिए हम लिखेंगे 3.3। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला हम एक चीज़ और देखते हैं, इफ़ देयर इज़ नो एनी डिजिट आफ्टर 5 और देयर इज़ ज़ीरो, ये कह रहे हैं और अगर 5 के बाद क्या है, कोई डिजिट नहीं है या ज़ीरो है, ठीक है ना। 5 के बाद कोई डिजिट है ही नहीं या ज़ीरो है तो उस केस में क्या करेंगे, यहाँ हमने पढ़ा कि 5 के बाद कोई डिजिट है, ज़ीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर ज़ीरो है या कोई डिजिट है ही नहीं तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, तो उसके 2 एग्जांपल्स यहाँ पे, 4 एग्जांपल्स हमने ले रखे हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे क्या है 3.35, ठीक है ना, सिर्फ 5 है, इसके बाद कोई डिजिट नहीं है, या इसमें हमने लिया 3.350, यहाँ 5 तो है लेकिन उसके बाद ज़ीरो है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरा एग्जाम्पल भी सेम ऐसा ही है, ठीक है ना। तो हमको 2 डिजिट तक क्या करना है, राउंड ऑफ करना है और यहाँ पे क्या है 5 है। तो अब इस कंडीशन में क्या करें, उसके बाद कोई डिजिट नहीं है, अगर डिजिट होता तो क्या करते, यहाँ पे आपने पढ़ लिया। तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखेंगे कि ये जो नंबर है, ठीक है ना, ये जो नंबर है यानी 5 से पहले वाला जो नंबर है वो क्या है, वो इवन नंबर है या ओड नंबर है। इवन नंबर ओड नंबर तो आप जानते होंगे, जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, तो ये सब क्या होते हैं, ये होते हैं इवन नंबर। तो यहाँ 5 से पहले अगर इवन नंबर है जैसा कि 4 है तो हम लोग इसको क्या है, एज इट इज लिख देंगे, जैसा है वैसा ही लिख देंगे, ठीक है ना, कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। हमको 2 डिजिट तक करना था, हम लोग सीधे उठा के इसको ऐसे ही रख देंगे, ठीक। यहाँ पे भी वही एग्जांपल है, चाहे यहाँ पे 5 के बाद ये कुछ भी ना हो या 5 के बाद अगर ज़ीरो हो, तो उस कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि 5 से पहले कि यहाँ पे जो क्या कहते हैं नंबर है, जो डिजिट है वो क्या है, ओड है या इवन है। अगर ओड है तो उसकी अलग कंडीशन है, वो आगे आप पढ़ने वाले हैं, लेकिन अगर वो इवन है तो इसको एज इट इज ऐसे ही उठा के रख देंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर क्या कहते हैं 5 से पहले, 5 के बाद कुछ है नहीं या 5 के बाद ज़ीरो है, ठीक, 5 के बाद कुछ नहीं है या 5 के बाद ज़ीरो है, तो हम लोग उस कंडीशन में क्या करते हैं, देखते हैं इधर, तो क्या 5 से पहले अगर क्या कहते हैं इवन नंबर है तो एज इट इज लिख देते हैं। 5 से पहले अगर ओड नंबर है, जैसा कि आप देख रहे हैं 3 हो गया या 5 हो गया या 7 हो गया, 9 हो गया, अगर ओड नंबर है तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक और बढ़ा के लिखेंगे, जैसा कि यहाँ पे लिखा है 3.3 नहीं लिखेंगे, अब 3.5 3.4 लिखेंगे, एक बढ़ा देंगे इसमें। ऐसे यहाँ पे भी आप देख पा रहेंगे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप बना सकते हैं ऐसे। अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। हमने अभी पढ़ा 2 डिजिट तक हम लोग क्या कर रहे थे, राउंड ऑफ कर रहे थे। अब यहाँ पे कह रहा है कि राउंड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है ना, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक हमको क्या करना, राउंड ऑफ करना है। तो अब आपको मालूम होना चाहिए कि ये ज़ीरो जो शुरू में आता है ज़ीरो, वो क्या होता है, सिग्निफिकेंट नहीं होता है, तो उसको हम लोग मानेंगे ही नहीं, ठीक है ना। तो 3 डिजिट कहाँ हो रहे हैं, ये हमारा डेसिमल है, 1 2 3, तो यहाँ तक हमको क्या करना, राउंड ऑफ करना है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, तो जैसा कि अभी आपने पढ़ा कि लास्ट में हमारा यहाँ 5 आ रहा है, ठीक है ना, हमको यहीं तक करना है, इसके बाद क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। लास्ट कहने का मतलब कि हमको जहाँ तक राउंड ऑफ करना उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टली 5 आ रहा है और 5 के बाद कुछ नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, उससे पहले वाले को देखते हैं। अगर ये क्या होता है, इवन नंबर होता है तो एज इट इज लिख देते हैं, और अगर ओड नंबर होता है तो इसमें एक और हम लोग बढ़ा देते हैं। तो इसलिए हमने क्या किया, 1 2 3, यहाँ पे 0 पॉइंट है, ठीक है ना, 0.124 लिखेंगे, 1 2 3 नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। इसमें देखिए तो ये दोनों क्या है, ये क्या कहते हैं, हमारे सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं है, इसलिए कि शुरू में आ रहे हैं, ठीक। अब हम लोग 3 तक करना है, तो हमारा 1 2 3 ये 3 हमारे हो गए क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट। और इसमें ये भी ध्यान रखिएगा, ये दोनों सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं है, लेकिन ये सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसलिए कि जो लास्ट में आता है डेसिमल के बाद वो सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है ना।
लेकिन हमको 3 तक करना है, इन दोनों को हटाना है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं जो लास्ट वाला है उसके बाद यहाँ पे क्या है 6 है, तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है ना। अगर 5 होता है तब उसमें हम लोग सोचते हैं, या 5 से कम होता है या 5 से ज़्यादा हो तो उसमें कुछ नहीं सोचना है। 5 से कम है तो एज इट इज़ उतार देंगे, 5 से ज़्यादा है ये वाला नंबर, ठीक है ना। 5 से अगर ज़्यादा है तो एक बढ़ा के लिख देंगे, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 0. ये क्यों लिख रहे हैं, ये लिखा जाएगा, ठीक है ना। अगर ये नहीं लिखेंगे तो कैसे आपको पता चलेगा कि ये डेसिमल के बाद है ये डिजिट्स, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे 0.0126। होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से असल खेल शुरू होता है। अगर मान लीजिए आपके पास 2 नंबर हैं, ठीक है ना, उसमें से कोई डेसिमल में भी है या दोनों डेसिमल में हैं, आपने उन दोनों को डिवाइड किया या उन दोनों को आपने क्या मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। आपने उन दोनों को या तो हिंदी में क्या बोलते हैं भाग दिया, तकसीम किया, या दोनों को आपने क्या किया ज़रब किया या क्या कहते हैं गुणा किया, ठीक है ना। तो अब उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए ये हमारे पास एक नंबर है 6.5 और 2.3, इसको हम लोगों ने क्या किया मल्टीप्लाई किया, तो आंसर आ गया हमारा 15.015। तो अब हम लोग इसको पूरा नहीं लिखेंगे। अब ये आपको सिग्निफिकेंट क्यों पढ़ाया जा रहा था, सिग्निफिकेंट फिगर, ये समझाने के लिए। ये सब तो मतलब वैसे ही बातें थी, असल यहाँ पे आपको समझना। मान लीजिए आपने मेजरमेंट किया, 2 चीज़ों को उनका वजन करना था, ठीक है ना, डेसिमल में थे। तो अब ये क्या करेंगे आप यहाँ पे इस कंडीशन में, तो आप इसको क्या लिखेंगे, हम लोग 15 लिखेंगे सीधे सीधे। क्यों लिखेंगे, इसका रूल क्या कहता है यहाँ पे देखिए, इन दिस केस वी सी दैट विच नंबर हैज़ लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। इन दोनों में हम लोग देखेंगे कि कौन सा नंबर है जिसके पास सिग्निफिकेंट डिजिट सबसे कम है। तो इस कंडीशन में तो दोनों के बराबर ही हैं, ठीक है ना। इसमें भी सिग्निफिकेंट डिजिट कितने 1 2, इसमें भी 1 2, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 तक इसको हम लोग लिखेंगे, बाकी सबको राउंड ऑफ कर देंगे। तो 1 2 डिजिट तक हमने लिख लिया यहाँ पे, बाकी सबको क्या करेंगे हम लोग राउंड ऑफ कर देंगे, ठीक। इसका दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, ठीक है ना। यहाँ पे तो दोनों बराबर हैं, तो हमने लिया 2.55 और 2.1, तो हमारा आंसर आ गया 5.355। तो अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो अब हम लोग देखेंगे कि इन दोनों में किसके पास सिग्निफिकेंट डिजिट कम है, ठीक है ना, हैज़ लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो इन दोनों में किसके पास इसमें 3 है, 1 2 3, ये सब क्या है सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। और इसमें कितने 1 2, तो हम लोग क्या करेंगे 2 डिजिट तक लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। तो हम कितना लेंगे, इतना लिख देंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा असल में 5.3 आएगा। लेकिन ये हमारा असल आंसर नहीं है, क्यों, इसलिए कि यहाँ पे क्या आ रहा है 5 और 5 के बाद एक डिजिट आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे 5.4, ठीक है ना। ये लिखेंगे हम लोग 5.4, ये सही आंसर है इसका, ठीक है ना। ये तो हम लोग 2 डिजिट तक लेंगे, क्यों कि इसमें सबसे जो लास्ट क्या सबसे छोटा जो सिग्निफिकेंट इसमें जो क्या कहते हैं नंबर है वो कौन सा है, तो ये वाला है। तो इसमें कितने डिजिट हैं 2 हैं, तो इसलिए हम लोगों ने इसको 2 तक लिया। लेकिन हम लोग अब इसको 5.3 नहीं लिखेंगे बल्कि 5.4 लिखेंगे, इसलिए कि यहाँ पे आ रहा है 5 और 5 के बाद यहाँ पे आ रहा है कोई डिजिट, ठीक है। उसके बाद ये आपको समझ में आ गया। ऐसे ही भाग कर रहे हैं आप, डिवाइड कर रहे हैं, तो उसमें भी सेम कंडीशन देखेंगे, ठीक है ना। अब इन दोनों में अब देखिए इसको हमने किया क्या कहते हैं, इसको डिवाइड किया 6.5 को 0.2 से, तो आंसर हमारा आ गया 1.3। तो हम लोग पूरा 1.3 नहीं लिखेंगे, ये इसका राइट आंसर नहीं है, राइट आंसर 1 है। इसलिए कि इसमें जो क्या कहते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट है सबसे छोटा वो कौन सा है, ये वाला। तो इसमें कितने हैं 1 है सिर्फ, ठीक है ना। इन दोनों नंबरों में देखा जाता है, यहाँ ये भी लिखा ना कि विच नंबर हैज़ लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, कौन सा नंबर जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट है उसके हिसाब से हम लोग राउंड ऑफ करेंगे। तो इसमें 2 है सिग्निफिकेंट डिजिट, इसमें सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो सिर्फ हम लोग 1 ही लेंगे, ये लेंगे, बाकी इधर इतना ये कट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप डेसिमल लगा दीजिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा राइट आंसर, ठीक। आगे हम लोग देखते हैं, ये तो हमने देखा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। अब हम लोग देखते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन का, ठीक है ना। एडिशन और सब्सट्रैक्शन का हमारे पास कोई नंबर है, जैसे कि ये नंबर है 1.235 और 0.253 है, ऐसे ही 0.2 है। इन सबको हमको क्या करना है, क्या कहते हैं एडिशन करना है, यानी जोड़ना है। हमने जोड़ा तो हमारा ये आंसर आ गया। तो ये पूरा ऐसे ही नहीं लिखेंगे, तो फिर क्या करेंगे फिर, तो इन सब में देखते हैं कि डेसिमल के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट किसमें है। ध्यान दीजिएगा, उसमें हम लोग डेसिमल के बाद नहीं देखते थे,
ठीक है ना। इसमें हम लोगों ने पूरा में देख रहे हैं, चाहे डेसिमल के बाद हो या डेसिमल के पहले हो, सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, सबसे कम जिसमें है उसके हिसाब से करते हैं। लेकिन एडिशन और सब्सट्रैक्शन वाले में हम लोग देखते हैं डेसिमल के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट जिस नंबर में है और जितने हैं उतने क्या डिजिट तक हम लोग राउंड ऑफ कर देंगे। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं डेसिमल के बाद, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, ठीक है ना। इसमें कितना 1 है, ठीक है ना। तो ये सबसे छोटा है और क्या, तो ये क्या इसमें सिर्फ एक सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो क्या इसी के पास सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट है और वो कितना 1। तो इसको हम लोग राउंड ऑफ करेंगे कहाँ तक, 1 डिजिट तक। तो ये सबको हटा देंगे और 1 डिजिट तक इसको हम लोग क्या कर देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे। तो ये था आपका पूरा क्या सिग्निफिकेंट फिगर। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आप अब देखिए इसको हम लोग कैसे रिलेट करते, क्यों दिया, आपने कोई मेजरमेंट किया, उनको आपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, और आपने सिग्निफिकेंट डिजिट का ध्यान नहीं दिया, सिग्निफिकेंट को कैसे राउंड ऑफ करते उसका ध्यान नहीं दिया। तो आपने क्या किया, ध्यान नहीं दिया सिग्निफिकेंट फिगर का और उनको आपने मल्टीप्लाई करके उसका आंसर लिख दिया। अब उससे क्या होगा, फिर वहाँ पे एरर आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। या क्या कहते हैं आपका सब्सट्रैक्शन है, एडिशन है, उसको आपने सही से नहीं किया और क्या कहते हैं आपको मालूम नहीं था और आपने गलत तरीके से क्या कहते हैं डिवाइड करके या क्या कहते हैं एडिशन करके सब्सट्रैक्शन करके आपने लिख दिया, तो फिर क्या होगा, वहाँ पे एरर आने के चांसेस हैं। इसलिए आपको सिग्निफिकेंट पढ़ाया जाता है, इसलिए आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ाए जाते हैं, इसलिए कि ये बहुत ज़्यादा क्या है, सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट का मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन चूंकि मैंने शुरू में कहा था कि इसी पार्ट के अंदर हम लोग इम्प्योरिटीज़ भी पढ़ेंगे, तो चलिए इम्प्योरिटीज़ भी पढ़ लेते हैं। हालांकि मैं थक चुका हूँ, लेकिन फिर भी अब ये देखिए एक बार मैं इसको पढ़ा चुका हूँ, समझ रहे हैं ना। लेकिन मिस्टेक सिर्फ थोड़ी सी हुई थी, एक तरीके की समझ लीजिए एरर आ गया, वो कि मैंने रिकॉर्डिंग चालू नहीं किया था। इससे पहले वाला तो मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर दिया था, बीच में कुछ काम आ गया और फिर मैंने देखा कि वीडियो कितनी लंबी है, तो उसमें फिर मैं दोबारा से वीडियो को चालू करना भूल गया और ये सब पढ़ा दिया। बाद में देख रहा हूँ कि तो रिकॉर्डिंग हुई नहीं, तो फिर से अब दोबारा से कर रहा हूँ। आप देख भी पा रहे होंगे सारे निशान वगैरह लगे हुए हैं, समझ रहे हैं ना। तो एक बार मैं इसको पढ़ा चुका हूँ, फिर दोबारा पढ़ा रहा हूँ। बहुत मूड खराब होता है जब ऐसा होता है कभी, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इम्प्योरिटीज़। ये इम्प्योरिटीज़ क्या है, अगर इसको देखेंगे इस टर्म को, तो आपको याद रहेगा हमेशा। ये क्या है, प्योरिटी, यानी जो असल चीज़ है प्योर है, ठीक है ना। प्योर है तो उसी से बना प्योरिटी, और वही अगर इम्प्योर है यानी कि वो प्योर नहीं है, ठीक है ना। तो अब इसको ये आप जब अलग अलग ऐसे समझ लेंगे, तो कभी भी अगर आपसे डेफिनेशन पूछा जाएगा तो कहेंगे कि अच्छा प्योरिटी उसके अंदर नहीं है, ठीक है ना, उसके अंदर प्योरिटी मिस हो रही है, तो वो इम्प्योरिटी है। अब इसके डेफिनेशन क्या है, तो केमिस्ट्री के अंदर प्रेजेंस ऑफ एनी अनडिजायर्ड या अनवांटेड सब्सटेंस इन ए मटेरियल और प्रोडक्ट इज कॉल्ड इम्प्योरिटी। केमिस्ट्री के अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो कह रहे हैं कि प्रेजेंस ऑफ एनी अनडिजायर्ड, यानी किसी भी ऐसी चीज़ का होना जो कि हम नहीं चाह रहे, ठीक है ना, या अनवांटेड भी कह सकते हैं। किसी अनवांटेड चीज़ का प्रेजेंट होना हमारे किसी मटेरियल में या किसी प्रोडक्ट में, किसी दवा के अंदर, उसी को बोलते हैं इम्प्योरिटी, ठीक है ना। और ख़ास तौर से पर्टिकुलरली मतलब ख़ास तौर से जो कहते हैं अनवांटेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इम्प्योरिटी, ठीक है ना। ऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी जिसके अंदर केमिकल, जिसके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑर्गेनिक को हम लोग कार्बनिक सब्सटेंस भी बोलते हैं, ठीक है ना। कार्बन उसके अंदर मेन कंपोनेंट के तौर पे हो, ठीक। तो कह रहे हैं कि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं और वो अनवांटेड हो, यानी वो मतलब वो हमारी ज़रूरत ना हो, हम नहीं चाह रहे हैं, फिर भी वो उसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है ना। अनवांटेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस को हम लोग खास तौर से इम्प्योरिटी मानते हैं। तो आप कहेंगे सर अगर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है तो जैसे कि आयरन हो गया, लेड हो गया, आर्सेनिक हो गया, समझ रहे हैं, और भी बहुत सारे क्या कहते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, तो उन्हीं के बारे में यहाँ लिखा हुआ आगे। प्रेजेंस ऑफ ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इन ए प्रोडक्ट इज नॉट कंसिडर इम्प्योरिटी। अगर कह रहे हैं कि बहुत छोटा अमाउंट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का अगर हमारे किसी प्रोडक्ट के अंदर मौजूद है तो उसको हम लोग इम्प्योरिटी नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि थोड़ा सा आयरन हमारे क्या है, किसी सब्सटेंस, किसी भी हमारे किसी प्रोडक्ट के अंदर मौजूद है, तो उसको हम लोग इम्प्योरिटी नहीं बोलेंगे। हाँ, ये कि इतना ज़्यादा ना हो जाए कि उसकी वजह से टॉक्सिसिटी होने लगे, ठीक है ना। अनलेस इट इज़ टॉक्सिक, जब तक कि वो टॉक्सिसिटी ना करने लगे, यानी कि उसकी वजह से हमारी बॉडी को अब दिक्कत ना होने लगे, तो उसको उस वक्त तक उसको क्या है, इम्प्योरिटी नहीं माना जाता है, ठीक है ना, जब तक कि वो टॉक्सिक ना हो। जैसे कि आर्सेनिक हो गया, हैवी मेटल्स वगैरह हो गए, ठीक।
अब ये कि इम्प्योरिटी को क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, अगर है तो क्या दिक्कत है, नहीं है तो उससे दिक्कत है, इसलिए कि प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी कैन अल्टर द प्रॉपर्टी और प्योरिटी ऑफ ड्रग। किसी भी दवा की जो क्या कहते हैं प्योरिटी है, ठीक है, या उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, काम कैसे करना, किसके साथ रिएक्शन करना, कितना स्टेबल रहना, कितना उसका शेल्फ लाइफ होना, तो बहुत सारी उसकी प्रॉपर्टीज है किसी भी ड्रग की, तो वो अल्टर हो जाती हैं, वो खराब हो जाती हैं इम्प्योरिटी की वजह से। इसलिए इम्प्योरिटी को चेक करना, ठीक, और क्या कहते हैं उसको रिमूव करना अपने प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी, यानी वो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से इम्प्योरिटी हो जाती है, ठीक है। तो एक है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का क्या मतलब है, रॉ मटेरियल में हैव इम्प्योरिटी, ये कह रहे हैं कि जो रॉ मटेरियल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कच्चा माल हम लोग यूज़ कर रहे हैं दवा बनाने के लिए, तो उसी के अंदर क्या है पहले से ही इम्प्योरिटी मौजूद हो सकती है, जो पूरे प्रोडक्ट के अंदर इम्प्योरिटी कॉज कर सकती है, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल, ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड आर प्रेजेंट इन रॉक सॉल्ट। जो हमारा रॉक सॉल्ट होता है, ठीक है ना, उसके अंदर कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड बहुत छोटे अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर उसको नहीं निकाला गया, ठीक है ना, उसको क्या है निकाला नहीं गया, प्यूरिफिकेशन नहीं किया गया, तो उसकी वजह से क्या है मटेरियल के अंदर इम्प्योरिटी हो जाएगी। ऐसे ही जो रीएजेंट यूज़ होते हैं या जो सॉल्वेंट यूज़ होते हैं, उनके अंदर पहले से ही इम्प्योरिटी हो सकती है। रीएजेंट मतलब केमिकल वगैरह, या आप कोई कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं, कैटलिस्ट होते हैं जो रिएक्शन को क्या है आसान करवा देते हैं, ठीक है ना, दो चीज़ों को हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं, उसमें कैटलिस्ट वगैरह यूज़ होते हैं, तो वो भी हो सकते हैं ये रीएजेंट के अंदर, या कोई भी केमिकल हम लोग जो ले रहे हैं या कोई सॉल्वेंट ले रहे हैं, तो उसी के अंदर पहले से ही इम्प्योरिटी हो सकती है। सॉल्वेंट मतलब किसी चीज़ के अंदर हम लोग किसी चीज़ को घोल रहे हैं, तो जिसमें हम लोग किसी चीज़ को घोल रहे हैं, डिजोल्व कर रहे हैं, वो होता है हमारा सॉल्वेंट, तो उसी के अंदर पहले से हो सकती है। या क्या कहते हैं जो बाई प्रोडक्ट है उसकी वजह से भी क्या इम्प्योरिटी हो जाएगी, वो बाई प्रोडक्ट को हम लोग साइड प्रोडक्ट भी बोलते हैं। उसमें क्या है कि जैसे कि हम लोग दो केमिकल का क्या है रिएक्शन करवा रहे हैं, कोई एक मतलब प्रोडक्ट हमको चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा और भी बन रहा है साथ में जो हमको नहीं चाहिए, लेकिन वो बनेगा साथ में, केमिकल रिएक्शन होता है तो बनता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बाई प्रोडक्ट। जैसे कि एसेटिक एसिड और एथेनॉल को हम लोगों ने रिएक्शन कराया, तो उसमें हमको मिला जो हमको चाहिए था, वो है एथिल या एथाइल एसीटेट, लेकिन साथ में क्या उसमें वाटर भी बन गया, तो ये हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट था, लेकिन ये जो साथ में बना है इसी को बोलते हैं बाई प्रोडक्ट या साइड प्रोडक्ट। तो इसकी वजह से भी क्या है इम्प्योरिटी हो जाती है साइड प्रोडक्ट की वजह से। और क्या सोर्स हो सकते हैं इसके, तो जो मॉइस्चर है, ठीक है ना, या एयर है या हीट है, उनकी वजह से भी इम्प्योरिटी हो जाती है, ठीक है ना। मॉइस्चर मतलब नमी है, ह्यूमिडिटी है, तो ह्यूमिडिटी की वजह से क्या हो सकता है हाइड्रोलाइसिस हो सकता है, ठीक है ना। ह्यूमिडिटी की मॉइस्चर की वजह से क्या है हाइड्रोलाइसिस हो सकता है, ये हाइड्रोलाइसिस कॉज कर सकता है। हाइड्रोलाइसिस मतलब ये होता है कि वाटर की वजह से किसी चीज़ का टूटना, ठीक है ना, तो ये हाइड्रोलाइसिस कर सकता है। ऐसे क्या एयर अगर है तो उसकी वजह से ऑक्सीडेशन हो सकता है। ऑक्सीडेशन मतलब ये कि ऑक्सीजन का किसी चीज़ के अंदर जाके रिएक्शन कर देना, या ऑक्सीजन का एडिशन हो जाना, ठीक है ना, ऑक्सीजन के एडिशन को हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है। या हीट है तो उसकी वजह से प्रोडक्ट को वो क्या कर सकता है डिग्रेड कर सकता है, ठीक है ना। डिग्रेड मतलब उसकी क्वालिटी को खराब कर सकता है। जैसे कि क्या कहते हैं विटामिन्स होते हैं, तो बहुत जल्दी अगर उनको आप हीट देते हैं तो वो डिग्रेड हो जाते हैं, उनकी जो असल क्वालिटी है वो खराब हो जाती है। तो इस तरीके से भी क्या इम्प्योरिटी हो सकती है। ऐसे क्या है कंटामिनेशन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसी दौरान में कंटामिनेशन हो सकता है। कंटामिनेशन मतलब किसी अनवांटेड चीज़ का आके मिल जाना, या गंदगी भी बोलते हैं, ठीक है ना, यानी जो मतलब बेकार की चीज़ है जो हमको नहीं चाहिए वो आके मिल जा रही है, तो उसको कंटामिनेशन भी बोला जाता है, ठीक है ना। या आप यहाँ पे इम्प्योरिटी भी कर सकते हैं, इम्प्योरिटी ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। तो ये कैसे होगा, जैसे कि मान लीजिए हम लोग कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसमें अलग अलग टाइप के क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, मशीनें यूज़ होती हैं, उसमें कुछ क्या है मेटल की बनी होती मशीन है, कुछ प्लास्टिक की बनी होती है, किसी और भी मेटल की किसी भी और भी एलिमेंट की बनी हुई हो सकती हैं। तो जो मशीनें यूज़ हो रही हैं उसी के पार्टिकल्स छोटे छोटे टूट के उस प्रोडक्ट के अंदर मिल रहे हैं, तो उसकी वजह से भी क्या है इम्प्योरिटी हो सकती है। जैसे कि सीव्स वगैरह यूज़ होती हैं तो उनकी वजह से हो सकता है। ऐसे ग्रेनुलेटिंग मशीन यूज़ होती है जो कि क्या ग्रेनुल्स बनाती हैं, यानी छोटे छोटे दाने वगैरह बनाती हैं। या फिलिंग मशीन है, ठीक है ना, टेबलेट आपने बना दिया उसको फिल करने वाली मशीन है, तो उसी में से कोई पार्टिकल टूट के उसके अंदर मिल जा रहा है, तो वहाँ से भी इम्प्योरिटी हो सकती है। ऐसे क्या इम्प्योरिटी ड्यूरिंग स्टोरेज, आपने दवा बना के स्टोर कर दिया कंटेनर के अंदर, ठीक है, तो वहाँ पे भी इम्प्योरिटी हो सकती है।
फॉर एग्जांपल अगर आपने उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स नहीं मिलाए तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे उसके अंदर और वहाँ पे क्या है वो उसको ख़राब करेंगे, या फिर क्या है अनवांटेड केमिकल रिएक्शन हो सकता है वहाँ पे, ठीक है ना। देयर में भी रिएक्शन विद कंटेनर जिस कंटेनर के अंदर हमने उसको रखा है उसी के अंदर क्या है उसी के साथ में केमिकल जो है वो रिएक्शन कर सकता है, तो इस तरीके से भी इम्प्योरिटी हो सकती है। ऐसे ही क्या है एक्सीडेंटल सब्सटीट्यूशन और डेलिबरेट अडल्ट्रेशन, ठीक है। तो एक्सीडेंटल सब्सटीट्यूशन और डेलिबरेट अडल्ट्रेशन क्या है, तो सब्सटीट्यूशन और अडल्ट्रेशन का मतलब सेम है, ठीक है ना, सेम है। मतलब इसका क्या है कि किसी भी चीज़, कोई असली चीज़ है उसको हटा के उसकी जगह पे नकली चीज़ रख देना, या किसी भी चीज़ को हटा के उसकी जगह पे दूसरी चीज़ को रख देना, उसको बोलते हैं सब्सटीट्यूशन, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं सब्सटीट्यूशन बोलते हैं। ये आप ऐसे भी इस वर्ड को यूज़ करते हैं कि कोई एक टीचर थे उनको हटा के कोई दूसरा टीचर ला दिया गया तो कहते हैं कि उनको सब्सटीट्यूट करके लाया गया, ठीक है ना, सब्सटीट्यूट कर दिया गया। तो सब्सटीट्यूशन का मतलब किसी एक चीज़ को हटा के उसकी जगह दूसरी चीज़ को ला के रख देना। तो अब एक्सीडेंटल सब्सटीट्यूशन क्या है कि मान लीजिए मैं दवा बना रहा था, मुझे उसके अंदर कोई केमिकल मिलाना था दूसरा, और उसकी जगह पे मैंने लाके दूसरा मिला दिया। मैं चाह नहीं रहा था, मैं कोई मिलावट नहीं करना चाह रहा था, मैं कोई खराबी नहीं करना चाह रहा था, बल्कि एक्सीडेंटल तरीके से हो गया, ठीक है ना। तो वो होता है एक्सीडेंटल सब्सटीट्यूशन। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि KBr है, पोटेशियम ब्रोमाइड है, या क्या कहते हैं सोडियम ब्रोमाइड है। ये सस्ता होता है और ये महंगा होता है। मुझे डालना ये था लेकिन मैंने बाय मिस्टेक इसको डाल दिया, ठीक है। या तो फिर मैंने जानबूझ के ऐसा किया, तो जानबूझ के अगर करते उसको बोलते हैं डेलिबरेट। मैं जान रहा हूँ कि ये अच्छी क्वालिटी का ये महंगा है और ये लो क्वालिटी का ये ख़राब है, डालना ये था लेकिन क्या है दोनों मतलब तकरीबन सेम से होते हैं मिसाल के तौर पे, तो फिर मैंने इसको उठा के डाल दिया, जानबूझ के किया, तो उसको बोलते हैं डेलिबरेट अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन क्या है, अडल्ट्रेशन का असल मतलब देखेंगे तो इसका मतलब होता है मिलावट करना, ठीक है ना, गड़बड़ी करना सामान के अंदर। ये आपने फार्माकोग्नोसी के अंदर पढ़ा होगा, अलग अलग तरीके से अडल्ट्रेशन होता है, ठीक है ना, अलग अलग तरीके से अडल्ट्रेशन मैंने पढ़ा रखा है चैप्टर नंबर 2 के अंदर, उसको जाके डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं मतलब ये कि अडल्ट्रेशन का मतलब जानबूझ के गलत क्वालिटी की, खराब क्वालिटी की चीज़ किसी चीज़ के अंदर मिला देना, या एक चीज़ को हटा के उसकी जगह दूसरी घटिया चीज़ डाल देना, तो वो होता है डेलिबरेट अडल्ट्रेशन। तो इस तरीके से भी क्या है इम्प्योरिटी हो जाती है। अब ये कि अगर इम्प्योरिटी हो रही है तो दिक्कत क्या है, अभी आपने ऊपर पढ़ा भी कि उसकी जो प्योरिटी है या उसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ख़राब हो जाते हैं, तो वो भी एक आप पॉइंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा उसकी वजह से क्या होगी, इम्प्योरिटी अगर होती है तो टॉक्सिसिटी उसके अंदर आ जाएगी, वो चीज़ क्या है डेंजरस हो जाएगी हमारे लिए, ठीक है ना। उसके अंदर जहर उसके अंदर एक तरीके का क्या है समझ लीजिए जहर आ गया, टॉक्सिसिटी का मतलब होता है। लेकिन असल में मतलब ये कि जो हमारे बॉडी को डैमेज करे वो क्या है टॉक्सिक है। दूसरा क्या, इट कैन डिग्रेड द ड्रग क्वालिटी, जो ड्रग की क्वालिटी है उसको क्या ये खराब कर सकता है, डिग्रेड कर सकता है। और क्या, इट कैन डिक्रीज दी थेरापेटिक इफेक्ट, ये क्या दवा के थेरापेटिक इफेक्ट को क्या कम कर देगा। जैसे कि मान लीजिए सर के दर्द के लिए मैं खा रहा था, फॉर एग्जांपल डाइक्लोफेनेक खा रहा था, ठीक है, या पैरासीटामोल ले रहा था। अब उसकी वजह से मेरा सर का दर्द ठीक होना चाहिए लेकिन नहीं हो रहा है, क्यों कि उसका थेरापेटिक इफेक्ट क्या है खराब हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है। तो क्या कहते हैं इम्प्योरिटीज़ की वजह से क्या है थेरापेटिक इफेक्ट भी डिक्रीज हो जाता है। ऐसे इट कैन रिड्यूस दी सेल्फ लाइफ ऑफ ड्रग, जो क्या कहते हैं ड्रग की शेल्फ लाइफ है उसको क्या है ये रिड्यूस कर देगा। शेल्फ लाइफ भी बोलते हैं और हाफ लाइफ भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए दवा आपने देखा होगा उसके ऊपर लिखा रहता है एक्सपायरी, कि ये दवा इतने दिनों तक है, किसी पे 2 साल की एक्सपायरी रहती है, किसी पे 3 साल की एक्सपायरी रहती है, किसी पे 5 साल की एक्सपायरी रहती है, तो वही उसका शेल्फ लाइफ है। तो अगर आप क्या कहते हैं मतलब अगर इम्प्योरिटीज़ वगैरह होती है तो उसकी वजह से दवा का शेल्फ लाइफ भी खराब हो जाता है, ठीक है। तो ये जो आपका टॉपिक था इम्प्योरिटीज़, और इससे पहले 2 टॉपिक्स आपने पढ़े एक्यूरेसी, प्रिसीजन और सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये सारे मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर ये आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें और अच्छे से अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकें एग्ज़ाम के अंदर। तो इसी के साथ में इस वीडियो को करते हैं ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।